अच्छा, तो मेरी फैमिली मेंबर सब बढ़िया होंगे। साथियों, मैं मिस्टर एक्स आज आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक घटना लेकर आया हूं। लेकिन सबसे पहले मैं अपने सभी साथियों का हालचाल जानना चाहता हूं कि सब बढ़िया से है कि नहीं है, क्योंकि आप ही मेरी सबसे बड़ी फैमिली हो और आपकी हर बात मैं हमेशा स्वीकार करते आया हूं। तो आप लोगों का हालचाल पूछना भी मेरा फर्ज बनता है, और आपकी कोई परेशानी हो तो वह आप मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं। अच्छा, तो आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं वह एक सोसाइटी के प्लेट के ऊपर है। उसका नाम था वृंदावन सोसाइटी और वह काफ़ी अच्छी जगह पर थी। वहाँ का लुक भी बढ़िया था। लेकिन उस सोसाइटी में एक फ्लैट ऐसा था जहाँ पर कोई भी जब उसे फ्लैट में रहने जाता था तो वह एक रात से ज़्यादा उस फ्लैट में नहीं रह पाता था। एक दो बार कुछ लोगों ने इसकी कोशिश भी की, लेकिन एक रात कोशिश करने के बाद अगले दिन सुबह होती ही वह वहाँ से ऐसे दौड़ते जैसे तो स्टेशन पर उनकी कोई ट्रेन छूट रही हो, और दोबारा कभी उस फ्लैट में घुसने की कोशिश भी ना करते। तो ऐसे ही एक पति पत्नी और उनके 2 बच्चे भी थे। वह उस फ्लैट में रुकते हैं, लेकिन वह भी एक रात रुकने के बाद उस फ्लैट को खाली कर देते हैं। और उस एक रात में उनके साथ क्या क्या हुआ, जब वह मेरे साथ ये शेयर करने लगे तो उनकी आंखों से आंसू आने लगे और वह ईश्वर को धन्यवाद देने लगे कि बहुत मुश्किलों से वह वहां से अपनी जान बचाकर आए हैं, वरना उन्हें तो उम्मीद ही नहीं थी कि उस प्लेट से उस रात के बाद वह अगली सुबह कभी देख भी पाएंगे या नहीं। तो मुझे भी काफ़ी हैरानी हुई कि आखिर इतना भयंकर फ्लैट कौन सा हो सकता है जो इंसान को इतना ज़्यादा डरा देता है। वही स्टोरी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो जो भी साथी पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहां पर हमेशा हॉरर घटनाओं की बात करते हैं। हमारे देश में काफ़ी जगह पर ऐसी घटनाएं लोगों के साथ घटित होती रहती है, और उन्हीं घटनाओं को मैं एक स्टोरी के रूप में तैयार करके आप लोगों के सामने पहुंचाता हूं। तो हमारी एक बहुत बड़ी फैमिली बन चुकी है। तो उस फैमिली में अगर आप हिस्सा नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। आज रिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि आज फाइनली इतनी कोशिशों के बाद वो अपने सपनों के घर में शिफ्ट होने जा रही थी, वो भी वृंदावन सोसाइटी। कितनी रिहायशी और सुंदर सोसाइटी हैं, ये सब सोच सोच कर ही उसके दिलों दिमाग में मस्ती छाई हुई थी। बरसों से देखा सपना जब साकार होने जा रहा हो तो उसकी खुशी ही कुछ ऐसी होती है। सारा सामान दोपहर तक नए घर में शिफ्ट हो गया था। रिया अपने पति और 2 बच्चों सोनल और दीप के साथ सामान जमाने में लगी थी। शाम तक सारा सामान जमाने के बाद वो चारों पूरी तरह से थक गए थे, इसलिए खाना होटल से मंगवा लिया था। अब सब मिलकर शांति से खाना खा ही रहे थे कि तभी अचानक से उनके घर की डोरबेल बजी। डोरबेल की आवाज़ सुनते ही रिया ने कहा, लगता है कोई आया है। उसकी बात का जवाब देते हुए मोहित बोला, हाँ शायद, मैं देखता हूँ। कहते हुए मोहित ने जाकर दरवाज़ा खोला और देखा तो बाहर कोई नहीं था। मोहित को ये बात बेहद अजीब लगी, क्योंकि उनके फ्लोर पर सिर्फ 2 ही फ्लैट थे। उनके सामने वाला फ्लैट नंबर 329 खाली था, तो फिर बेल किसने बजाई? मोहित यही सोच रहा था कि तभी रिया ने आवाज़ लगाई, कौन है मोहित? कोई नहीं। कहते हुए मोहित अंदर आ गया। रिया ने फिर पूछा, कौन था? उसके सवाल का जवाब देते हुए मोहित बोला, पता नहीं यार, बाहर तो कोई नहीं है। उसकी बात सुनते ही रिया ने कहा, तो फिर डोरबेल किसने बजाई? उसकी बात सुनते ही मोहित ने झुंझलाते हुए कहा, अरे होगा कोई, छोड़ो भी, अब खाना खाने दो मुझे। सबने मजे से खाना खाया और फिर दोनों बच्चे सोने चले गए। रिया प्लेट्स उठाकर किचन में बर्तन साफ करने चली गई और मोहित हॉल में ही बैठा टीवी देखने लगा। उस वक्त रात के लगभग 10 बज रहे थे कि तभी फिर से उनके फ्लैट की डोरबेल बजी, जिसे सुनते ही रिया चौंकी और किचन से बाहर आई। मोहित को भी उस वक्त डोरबेल की आवाज़ सुनकर थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन फिर भी उसने अपने मन में उठे सवाल को नज़रअंदाज करते हुए जाकर देखा तो बाहर फिर से कोई भी नहीं था। इससे झुंझलाते हुए मोहित ने गुस्से से दरवाज़ा बंद किया और अंदर आ गया।
उसके अंदर आते ही बड़ी ही बेचैनी भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए रिया ने पूछा, कौन था? मोहित। रिया की बात का जवाब देते हुए मोहित बोला, पता नहीं यार। उसका फिर से वही जवाब सुनकर शॉक्ड होते हुए रिया बोली, तो फिर ये बार बार बेल कौन बजा रहा है? उसकी बात सुनकर इस पर अपनी हैरानी जाहिर करते हुए उसकी बात का जवाब देते हुए मोहित बोला, पता नहीं, शायद कॉलोनी के बच्चे होंगे। उसका जवाब सुनते ही हैरानी भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए रिया ने कहा, बच्चे? और वो भी इस वक्त? आर यू श्योर मोहित की बच्चे ही होंगे? रात के 10:15 बज रहे हैं मोहित। इस वक्त बच्चे ऐसी मस्ती कैसे कर सकते हैं? और फिर हमारा तो पूरा फ्लोर खाली है, जरूर कुछ गड़बड़ है। रिया को घबराते हुए देख उसे समझाते हुए मोहित बोला, अरे कुछ नहीं है रिया, बच्चे ही होंगे, नीचे या ऊपर के फ्लैट्स के बेल बजा के भाग जाते होंगे। हम नए नए शिफ्ट हुए हैं ना, सो हमें परेशान करने के लिए कर रहे होंगे। तुम टेंशन मत लो डियर, मैं कल सोसाइटी के सेक्रेटरी से बात कर लूंगा इस बारे में। अब चलो सो जाते हैं, रात बहुत हो गई है और नींद भी आ रही है। कहते हुए मोहित ने उबासी ली और अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा। वहीं दूसरी तरफ रिया का मन अब भी ये बात मानने को राजी नहीं था कि रात के 10 बजे बच्चे आकर उन लोगों को परेशान करेंगे, पर आखिर वो उस टाइम कर भी क्या सकती थी। इसलिए वो भी चुपचाप जाकर सो गई। आधी रात करीब 12 बजे के आसपास अचानक उनके अपने घर के किचन से बर्तन गिरने की आवाजें आने लगी, जिससे चौंककर रिया हड़बड़ाकर उठ गई और घबराकर मोहित को उठाने लगी। मोहित, मोहित, मोहित। उसकी आवाज सुनकर आंखें खोलते हुए मोहित बोला, क्या हुआ रिया? अब आधी रात को क्यों चिल्ला रही हो यार? उसकी बात सुनते ही बेहद घबराई हुई सी आवाज में रिया बोली, मोहित, मोहित सुनो ना, किचन से कैसी आवाजें आ रही हैं। उसकी बात सुनकर मोहित ने थोड़ी हैरानी भरी नजरों से उसकी ओर देखते हुए कहा, आवाजें? पर मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही है। शायद तुमने जरूर कोई डरावना सपना देखा होगा। कहीं कोई आवाजें नहीं आ रही हैं रिया, सो जाओ शांति से और मुझे भी सोने दो प्लीज। मोहित की बात सुनते ही रिया ने कहा, ना, नहीं मोहित, आई स्वे मैंने कोई सपना नहीं देखा यार। सीरियसली प्लीज मेरा यकीन करो, किचन से बर्तन गिरने की आवाजें आ रही थी। रिया की बातों ने मोहित को परेशान कर दिया और वो थोड़ा गुस्से भरे लहजे में रिया की तरफ देखते हुए बोला, व्हाट्स रॉन्ग विद यू रिया? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? चलो मेरे साथ और बताओ मुझे कहाँ हैं आवाजें? कहते हुए मोहित ने झुंझलाते हुए रिया का हाथ पकड़ा और उसे किचन में ले आया। जैसे ही वे दोनों किचन में आए, उनके होश ही उड़ गए। पूरा का पूरा किचन बिखरा पड़ा था। क्रॉकरी सेट्स जमीन पर टूटे पड़े थे। कांच के ग्लास, चीनी मिट्टी के महंगे कप प्लेट्स सब टूट चुका था। ये देखकर रिया लगभग रोते हुए बोली, हाँ, मैंने कहा था ना मोहित, किचन में कोई है, पर तुम हमेशा की तरह मेरी बात इग्नोर कर रहे थे। अब देखो। उन टूटी फूटी चीजों की तरफ इशारा करते हुए रिया बोली। मोहित को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने रिया को संभालते हुए कहा, आई एम सॉरी रिया, पर आखिर ये सब किया किसने? कर कौन रहा है ये सब? कोई चोर तो नहीं घुस आया है फ्लैट में? जरा देखो, कुछ चोरी तो नहीं हो गया? रिया की तरफ हैरानी भरी नजरों से देखते हुए मोहित बोला। उसके बाद रिया और मोहित ने पूरा घर चेक कर लिया, सब सही था, कहीं कोई चोरी नहीं हुई थी। इस पर मोहित की तरफ देखते हुए रिया ने बड़े ही सधे हुए शब्दों में कहा, मोहित सब ठीक है, कुछ चोरी नहीं हुआ है, और वैसे भी कोई चोर भला बर्तन गिराकर हमें क्यों उठाएगा? उसे अगर कुछ चोरी करना होता तो चुपचाप करता। इस तरह शोर मचाकर हमें जगाने का क्या मतलब है? नहीं मोहित, बात कुछ और है। कुछ तो जरूर है यहाँ पर, कुछ ऐसा जो बेहद अजीब है, बेहद डरावना और खौफनाक भी। डरते हुए रिया बोली। उसकी इस बात ने मोहित को भी सोच में डाल दिया था। उसकी इसी बात पर गौर करते हुए मोहित ने कहा, आखिर क्या हो सकता है यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो दोनों तो अभी इस बारे में बात ही कर रहे थे कि फिर से डोरबेल बजी।
जिसकी आवाज सुनकर रिया और मोहित फिर चौंके, क्योंकि ये आधी रात का वक्त था। घड़ी में देखा तो रात के 1:45 बज रहे थे। उस इंसिडेंट पर हैरानी जताते हुए मोहित बोला, इस वक्त कौन हो सकता है? उसकी बात सुनते ही तुरंत रिएक्ट करते हुए रिया बोली, ऑब्वियसली बच्चे तो नहीं हो सकते मोहित, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। रिया ने डर के मारे लगभग हांफते हुए कहा। रिया की बात पर गौर करते हुए उसकी बात में अपनी सहमति जताते हुए मोहित बोला, तुम ठीक कह रही हो यार, यहां जरूर कुछ न कुछ तो है, बट क्या, ये समझ नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी ओर डोरबेल लगातार बजे जा रही थी। उसकी आवाज से दोनों बच्चे भी उठकर हॉल में आ गए थे। उन दोनों को वहां खड़ा देख उनका बेटा दीप उनकी तरफ हैरानी भरी नजरों से देखते हुए बोला, क्या हुआ मम्मी पापा, बाहर कौन है और इतनी देर से डोरबेल बज रही हैं, फिर भी आप दोनों दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? उसकी बात सुनकर मोहित और रिया ने अचरज भरी निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा और फिर आंखों ही आंखों में उन दोनों ने आपस में कुछ तय किया और फिर अपने दोनों बच्चों को सांत्वना देते हुए रिया ने कहा, कोई नहीं है बेटा, आप दोनों क्यों उठ गए? उसकी बात का जवाब देते हुए उसकी बेटी सोनल बोली, इतनी आवाज आ रही है मम्मी, हम क्या करें, हमारी नींद खुल गई, बट आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? बाहर कौन है? बच्चों को बेचैन होता देख उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए मोहित बोला, कोई नहीं है बेटा, रुको मैं अभी देखता हूं। उसके मुंह से ये बात सुनते ही रिया चीखते हुए बोली, नहीं मोहित, तुम दरवाजा नहीं खोलोगे। उसे इस तरह रिएक्ट करते देख मोहित एकदम सकपका गया और उसे शांत करते हुए बोला, रिया क्या कर रही हो? तुम इस तरह से ओवर रिएक्ट करके बच्चों को डरा दोगी? उसकी बात सुनते ही रिया बोली, आई एम रियली वेरी सॉरी मोहित, बट तुम दरवाजा नहीं खोलोगे? रिया ने अपनी बात फिर से दोहराते हुए कहा। रिया के इंसिस्ट करने पर मोहित ने रिया की बात तो मान ली, पर उस सिचुएशन को देखते हुए उसने हालात बयां करते हुए कहा, ओके नहीं खोलूंगा दरवाजा, बट स्टील इस आवाज में हम सोएंगे कैसे? मोहित की इस बात ने रिया को पूरी तरह से हैरान करके रख दिया था। उसकी बात सुनते ही वो लगभग झुंझलाते हुए बोली, इतना सब होने के बाद भी तुम सोने की बात कर रहे हो, तुम्हें नींद कैसे आएगी मोहित? उन दोनों की बातें सुनकर उनके बेटे दीप ने रिया की तरफ देखते हुए कहा, इतना सब क्या हुआ है मम्मी? रिया ने जब उसके मुंह से ये सवाल सुना तो वो थोड़ा चौंकी और फिर उसने सहमते हुए बात को टालने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ है, आप आओ मेरे साथ, मैं सुलाती हूं आपको। रिया ने जब बच्चों को सोने की बात कही तो उसकी बेटी सोनल ने कहा, लेकिन मम्मी ये आवाज, इतनी आवाज के बीच हम सोएंगे कैसे? उसका सवाल सुनते ही रिया उसे समझाते हुए बोली, कुछ नहीं है बेटा, वो डोरबेल खराब हो गई हैं, इसलिए बजे जा रही हैं। तुम दोनों ये रुई अपने कानों में डालो और सो जाओ, नींद आ जाएगी और आवाज भी परेशान नहीं करेगी। घर में पूजा के लिए रखी रुई में से थोड़ी रुई निकालकर बच्चों के कानों में डालकर रिया ने बहलाकर उन दोनों को तो सुला दिया, पर वो और मोहित पूरी तरह से खौफजदा हो चुके थे। डोरबेल अब भी बज रही थी। ऐसे में जब उन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं बचा, तब सहमे सहमे से कदम भरते हुए धीरे धीरे कोशिश करते हुए वो दोनों दरवाजे तक पहुंचे। रिया ने मोहित का हाथ पकड़ रखा था। मोहित भी उसके साथ से हिम्मत जुटाते हुए खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। मोहित ने हिम्मत करके डोर लेंस से बाहर झांका। बाहर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। बाहर कोई भी नहीं था, पर डोरबेल लगातार रुक रुक कर बजे जा रही थी, जैसे कोई डोरबेल बजाकर दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा हो, मगर बाहर तो कोई भी नहीं था। उसकी तरफ देखते हुए रिया ने इशारे से पूछा, कौन है? तो मोहित ने न में गर्दन हिलाकर इशारा किया कि बाहर कोई नहीं है। उस वक्त डर के मारे उन दोनों की हालत ऐसी हो रही थी कि उनके हलक से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उस पर मोहित को दरवाजे के बाहर कोई नहीं दिख रहा था, जिससे अब तो रिया और मोहित दोनों ही डर के मारे लगभग कांपने लगे थे।
उन दोनों की हालत पतली हो गई थी, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाते हुए जैसे तैसे एक दूसरे को संभालते हुए वो दोनों बिना दरवाजा खोले सोफे तक आ गए। रिया तो लगभग मारे डर के रो रही थी और मोहित उसे और अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। ये ऐसा वक्त था कि उस वक्त किसी को अपनी मदद के लिए बुलाना भी पॉसिबल नहीं था उन दोनों के लिए। रात के 1:30-2 बजे का वक्त। ऊपर से जो कुछ भी घट रहा था उन लोगों के साथ, वो बेहद डरावना और बेहद खौफनाक था। स्पेशली तब जब आप एक नई जगह पर हों और आपको उस जगह के बारे में कुछ भी पता ना हो। ऐसे में इंसान घबरा ही जाता है। वो डोरबेल थोड़ा रुक रुक कर अब भी बजे जा रही थी लगातार, जिसकी वजह से रिया और मोहित दोनों के दिल बैठ गए थे। धड़कनें बढ़ गई थी और रगों में खून इतनी तेजी से दौड़ रहा था जैसे सुनामी आ गई हो। डर और दहशत के मारे उन दोनों की हालत खराब हो गई थी। उन दोनों का गला सूख रहा था, लेकिन दोनों में से किसी एक की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाकर किचन से पानी ले सकें। डर तो आखिर डर होता है। ऊपर से उस पूरे फ्लोर पर बस 2 ही फ्लैट थे, एक जिसमें वे लोग शिफ्ट हुए थे और दूसरा बंद पड़ा था। ऐसे में वो दोनों मदद के लिए बुलाए भी तो किसे। बस इसी वजह से रिया की हिम्मत जवाब दे रही थी। उसे खुद से ज्यादा अपने बच्चों की फिक्र हो रही थी और यही बात सोच सोच कर उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे। मोहित की भी कुछ ऐसी ही हालत थी, पर उसे तो खुद को भी संभालना था और रिया को भी। वो लगातार उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, पर वास्तव में तो उसका अपना हौसला भी अब जवाब दे रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं उस अजीब से घटनाक्रम को देखकर वे दोनों इतना तो समझ ही गए थे कि हो ना हो ये चीजें जो हो रही हैं ये सामान्य घटनाएं नहीं हैं। वहां उस जगह पर कुछ तो है, कुछ ऐसा जो उन्हें नजर तो नहीं आ रहा है पर उसका अस्तित्व बना हुआ है। इसी क्रम में मोहित रिया को समझाते हुए बोला, रिया प्लीज संभालो खुद को, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत से काम लो। मोहित की बात सुनते ही रोते हुए रिया ने अपनी नजरें उठाकर उसकी ओर देखा और बोली, कैसे हिम्मत से काम लूं मैं मोहित? तुम जानते हो हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं यार। हमने अपनी सारी सेविंग्स ये घर खरीदने में लगा दी हैं, ऊपर से बैंक का लोन। अब हम कहां जाएंगे? सब खत्म हो गया मोहित, सब, हमारे सारे सपने, हमारा सब कुछ। कहते हुए एक बार फिर रिया फफक कर रो पड़ी। उसे इस तरह से ब्लॉक कर रोते देखा, मोहित ने उसके कंधे पर हाथ रख और उसे ढांढस बंधाते हुए बोला, हैव पेशेंस रिया, सुबह होने दो, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर होगा इस प्रॉब्लम का। मोहित और रिया ने इसी तरह डरते हुए पूरी रात गुजारी। सुबह होते ही दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मोहित और रिया अपने नीचे वाले फ्लोर में मिस्टर शर्मा के घर गए। शर्मा जी सोसाइटी के सेक्रेटरी भी थे। उन्होंने रिया और मोहित की अच्छी आवभगत की। दोनों को चाय नाश्ता करवाने के बाद वे बोले, क्या बात है मोहित जी, कुछ परेशानी है क्या? आप और भाभी जी दोनों परेशान दिख रहे हैं। ये सुनकर मोहित और रिया ने बड़ी सहमी हुई सी नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा और फिर हिम्मत करके मोहित ने बीती रात की सारी बात शर्मा जी और उनकी वाइफ को बताई। फिर मोहित आगे बोला, पता नहीं आप क्या सोच रहे होंगे शर्मा जी हमारे बारे में, बट ये सब सच है। हम दोनों ने सारी रात भुगता है इसे। शर्मा जी के सामने सारी बात साफ करते हुए मोहित बोला। उसे इस तरह से सफाई देते देखा शर्मा जी बोले, डोंट वरी मोहित जी, हमें आप पर विश्वास है। बस हम इस बात से शॉक्ड हैं कि आखिर आपके फ्लैट में ये सब क्यों हुआ। शर्मा जी की बातों ने रिया और मोहित दोनों को हैरान करके रख दिया था, इसलिए उनकी बात सुनते ही तुरंत रिएक्ट करते हुए रिया ने कहा, मतलब क्या है आपका? कल रात जो कुछ भी हमारे साथ हुआ, क्या आप जानते हैं उसके बारे में? रिया की बात सुनते हैं शर्मा जी एक पल के लिए खामोश हो गए और फिर एक गहरी लंबी ठंडी सांस छोड़ते हुए बोले, दरअसल बात यह है भाभी जी कि आपके फ्लैट के सामने जो फ्लैट है, फ्लैट नंबर 329। अभी शर्मा जी ने बस इतना ही कहा था कि उनकी बात को बीच में ही काटते हुए मोहित बोला, जी हैं तो। मोहित की बात सुनते ही शर्मा जी बड़े ही गंभीर स्वर में
प्रखर नजरों से उसकी ओर देखते हुए बोले, वो एक हॉन्टेड फ्लैट है। उनके मुंह से ये शब्द सुनते ही रिया और मोहित के होश उड़ गए। ये बात सुनते ही रिया तो एकदम शोक्ड ही हो गई और सहसा उसके मुंह से निकल पड़ा, क्या ये आप क्या कह रहे हैं? रिया का रिएक्शन देख अपनी बात को स्पष्ट करते हुए शर्मा जी ने कहा, जी मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं रिया जी। पूरी सोसाइटी उस फ्लैट की असलियत से परिचित है। यही तो कारण है जिसकी वजह से 5th फ्लोर खाली पड़ा है और आप लोगों को इसीलिए ही तो वो सामने वाला फ्लैट इतनी सस्ती रेट में मिल गया, वरना आपको तो पता है ये सोसाइटी कितनी महंगी है। उन्होंने रिया और मोहित के सामने सारी बात साफ करते हुए अपनी बात रखी। शर्मा जी की बात सुनकर मोहित थोड़ा हैरानी में पड़ गया और फिर उसने उस जगह की पूरी सच्चाई जानने की इच्छा जताते हुए शर्मा जी से उस जगह की हकीकत के बारे में पूछते हुए वो बोला, लेकिन शर्मा जी आखिर उस फ्लैट नंबर 329 का सीक्रेट क्या है? प्लीज बताइए हमें। मोहित की बात सुनकर उसे उस फ्लैट के बारे में बताते हुए शर्मा जी ने कहा, दरअसल मोहित जी 2 साल पहले उस फ्लैट में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई थी। एक शक्की पति ने अपनी पत्नी और बेटे की हत्या करके खुद सुसाइड कर लिया था उस फ्लैट में। बस तब से वे तीनों रूहें उस फ्लैट और 5th फ्लोर में भटकती रहती हैं। अब आपकी बातों से लगता है कि उन आत्माओं ने अपने फ्लैट और फ्लोर के साथ साथ आपके फ्लैट मतलब पूरे 5th फ्लोर को ही कब्जे में कर लिया है। उनकी बातें सुनकर रिया बेहद घबरा गई और सुबकते हुए बोली, हे भगवान, अब हम कहां जाएंगे? उसे इस तरह घबराते हुए देख उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हुए मोहित बोला, धीरज रखो रिया, सब ठीक हो जाएगा। रिया को समझाते हुए मोहित ने कहा और फिर वो शर्मा जी की तरफ देखते हुए बोला, शर्मा जी, क्या इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है? क्या इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते? अगर कोई सॉल्यूशन है, कोई छोटी सी संभावना भी है तो प्लीज हमें बताइए, क्योंकि इस घर को खरीदने में हमारा सारा पैसा लगा चुका है। अगर हम यहां रह नहीं पाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। मोहित की बात सुन शर्मा जी थोड़ा सोच में पड़ गए और कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ते हुए मोहित की तरफ देखा और बोले, सॉल्यूशन का तो पता नहीं, पर हां, मैं एक बाबा को जानता हूं, शायद वो आपकी कुछ मदद कर दे। आप कहें तो मैं उससे मिलवा सकता हूं आपको। बस इस बारे में मैं अपनी तरफ से इतना ही कर सकता हूं आप लोगों के लिए। अपनी बात स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा। मोहित तो बस जैसे इसी इंतजार में था। जैसे ही शर्मा जी ने उसे उस बाबा के बारे में बताया, वो तुरंत उससे मिलने के लिए तैयार हो गया। ऑब्वियसली मरता क्या न करता। उसने तुरंत शर्मा जी की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ प्लीज हमें मिलवा दीजिए उनसे। मोहित की मंजूरी मिलते ही शर्मा जी बोले, हाँ मैं उन्हें अभी कॉल करता हूं। शर्मा जी ने उस बाबा को फोन लगाया और सारी बात बताई, लेकिन बाबा उस समय शहर से बाहर गए हुए थे, इसीलिए उनकी मदद को नहीं आ पाए। ऐसे में उम्मीद की जो एक किरण नजर आ रही थी रिया और मोहित को, वो भी काम नहीं आई। मोहित और रिया अब सारा सच जान गए थे, पर इस तरह अचानक से घर छोड़कर चले जाना उनके बस में नहीं था। दोनों मन महसूस कर वापस घर लौट आए। फ्लोर पर आते ही उन दोनों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि अब उन्हें उस जगह की सच्चाई पता चल गई थी। इसलिए उन दोनों को अब बहुत ज्यादा डर लग रहा था। इससे पहले तक उन्हें फ्लैट नंबर 329 की भी असलियत पता नहीं थी, लेकिन अब जब उस फ्लैट की असली कहानी पता चल गई थी, उन्हें तो डरते हुए उन दोनों ने फ्लैट नंबर 329 पर नजर डाली और तुरंत नजर झुकाकर अपने फ्लैट में आ गए। दरवाजा भी तुरंत बंद कर दिया। दोनों को अब आज की चिंता थी। तभी बच्चे स्कूल से लौट आए। जैसे ही बच्चों ने बेल बजाई, मोहित और रिया पूरी तरह से डर गए। उन्होंने रात की ही तरह दरवाजा नहीं खोला। तब बच्चों ने आवाज लगाई, मम्मी मम्मी दरवाजा खोलो। बच्चों की आवाज सुनकर रिया ने तुरंत दरवाजा खोला। बच्चे चहकते हुए अंदर आ गए। तभी मोहित की नजर दीप के हाथ में पकड़ी एक टॉय कार पर पड़ी, जिसे देखकर मोहित को थोड़ी हैरानी हुई
और उसने दीप की तरफ देखते हुए उससे पूछा, दीप बेटा, ये खिलौना किसने दिया तुम्हें? मोहित का सवाल सुनते ही दीप बोला, वो पापा, ये मुझे मेरे न्यू फ्रेंड ने दिया है। उसकी बात सुनते ही तुरंत रिएक्ट करते हुए रिया ने कहा, न्यू फ्रेंड कौन? उसके सवाल का जवाब देते हुए दीप ने कहा, वो मम्मी हमारा नेबर ही है, ऋषि नाम है उसका। नेबर? नेबर नाम सुनते ही चौंकते हुए मोहित ने कहा। इस पर ऋषि ने उसे पूरी बात बताते हुए कहा, जी पापा, वो हमारे सामने वाले फ्लैट में ही रहता है, मुझे लिफ्ट में मिला था। दीप के मुंह से ये बात सुनते ही मोहित के होश उड़ गए और लगभग शॉक्ड होते हुए वो चीखा, क्या? और रिया की तरफ देखते हुए बोला, रिया, दीप ने क्या कहा, सुना तुमने? रिया भी दीप की बातें सुनकर बिल्कुल हैरान हो गई थी। दीप की बातों ने उसके भी होश उड़ाई दिए थे। रिया और मोहित दोनों को अब समझ में आ रहा था कि जिस जगह वे लोग रह रहे हैं वो कितनी ज्यादा एक्सट्रीमली हॉरर प्लेस है। लेकिन फिर भी अपने डर पर काबू पाते हुए रिया ने मोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ हाँ, सुना मैंने मोहित। और फिर दीप की तरफ देखते हुए वो बोली, दीप फेंको उसे। कहते हुए रिया ने वो खिलौना दीप के हाथों से खींचकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। लेकिन रिया को नहीं पता था कि उसने ये करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। जैसे ही रिया ने वो खिलौना फेंका, दीप चक्कर खाकर फर्श पर गिर गया। रिया और मोहित उसे संभालने की कोशिश करने लगे। दीप, दीप, उठो, उठो बेटा, प्लीज, रिया रोते हुए बोली। मोहित भी दीप को उठाने की कोशिश कर रहा था। वहीं इन चंद सेकंड्स में ही दीप तेज बुखार से तड़प रहा था। रिया और मोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आखिर मोहित तेजी से नीचे भागा और शर्मा जी को सब बताया। शर्मा जी ने तुरंत सोसाइटी में रहने वाले डॉक्टर गुप्ता को इन्फॉर्म किया और उन्हें साथ लेकर मोहित के घर आए। डॉक्टर गुप्ता ने चेकअप करके दवाई लिखी। मोहित बिना एक पल गंवाए दवाई ले आया। दवाई देने के बाद भी दीप को होश नहीं आया और न ही बुखार उतरा, क्योंकि वास्तव में दीप बीमार तो था ही नहीं। जो दवाई से ठीक हो जाता, उसकी बीमारी वास्तव में बीमारी न होकर किसी की छाया थी, जिसे हटाएं बिना दीप का ठीक होना इम्पॉसिबल था। शर्मा जी परिस्थिति की गंभीरता को समझ गए थे। वे तुरंत मोहित, रिया, दीप और सोनल को अपने साथ अपने घर ले आए। फिर उन्होंने अपने पंडित जी को बुलाकर शांति पूजा संपन्न करवाई। उनके अपने फ्लैट के बाहर पंच धातु का यंत्र लगा हुआ था, जिसके प्रभाव से उनके घर के अंदर कोई बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती थी। बस इसी कारण अब वे सभी सुरक्षित थे। दीप का बुखार भी अब कम होने लगा था, उसे होश आ गया था। शर्मा जी ने सभी को रात अपने घर में बिताने की सलाह दी, जिससे रिया और मोहित की जान में जान आई, क्योंकि उनके अपने घर में तो वे एक ही रात में इतना कुछ देख चुके थे कि अब वहां स्टे करने की उन लोगों की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आखिरकार रात हुई और रात होते ही 5th फ्लोर पर जैसे चीख पुकार ही मच गई। तीनों अतृप्त आत्माएं क्रोधित हो गई थीं। उनके चीखने, रोने, डरावनी हंसी हंसने और तोड़ फोड़ करने की आवाजें इतनी तेज थीं कि नीचे शर्मा जी के फ्लैट में साफ सुनाई दे रही थी। वैसे उस सोसाइटी में रहने वाले हर शख्स को उस फ्लैट की असलियत पता थी, और ये बात भी पता थी जब भी कोई वहां रहने जाता है उसके साथ चीजें अबनॉर्मल होने लगती हैं। पर उस रात जो कुछ वहां उस 5th फ्लोर पर हो रहा था, उन आवाजों को सुनकर उस बिल्डिंग के सब लोग बुरी तरह से डर गए थे। पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि ऊपर जाकर चेक किया जाए कि आखिर वहां चल क्या रहा है। सब के सब डरे सहमे हुए थे। पंडित जी निरंतर हवन कर रहे थे, जिससे वे आत्माएं और ज्यादा गुस्से से तड़प रही थी। ऋषि की आत्मा बार बार दीप को बुला रही थी। दीप, दीप कहाँ हो दीप? आओ, आओ दीप, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलो। दीप ही कहते हुए उस आत्मा ने एक बड़ी ही भयानक हंसी हंसी, जिससे दीप और सोनल दोनों बच्चे बेहद डर गए थे, क्योंकि अभी तक तो उन्हें पता ही नहीं था कि जिसके साथ उन दोनों ने दोस्ती की, जिसके साथ उन्होंने बातें की, वो कोई जिंदा इंसान नहीं था, बल्कि एक मरे हुए बच्चे की आत्मा थी, जो उन दोनों बच्चों से अट्रैक्ट हो गई थी
और उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाना चाहती थी। जब पंडित जी ने उन आवाजों को सुनते ही रिया और मोहित को चेताते हुए कहा, दीप के पीछे जो आत्मा पड़ी है वो कोई साधारण आत्मा नहीं है, वो एक बच्चे की आत्मा है और बच्चों की आत्मा बहुत शक्तिशाली होती हैं और जिद्दी भी। उससे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं होगा। अभी पंडित जी उन लोगों को इस बारे में बता ही रहे थे कि तभी शर्मा जी के फ्लैट के बाहर वो टॉय कार चलने की आवाज आने लगी जो आरशी ने दीप को गिफ्ट की थी। उस टॉय कार की आवाज सुनकर तो वे सब पूरी तरह से डर के मारे कांपने लगे। सोनल और दीप मारे डर के मारे रोने लगे। मोहित और रिया ने उन्हें संभाला, पर खुद को संभालना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। उस रात शर्मा जी के फ्लैट के बाहर से कभी पायल की आवाज आती तो कभी किसी औरत के जोर जोर से रोने की, कभी एक आदमी की भारी भरकम आवाज आती और सब कुछ शांत हो जाता। कभी वो आदमी अपने बीवी बच्चे को जोर जोर से पीटता और औरत और बच्चे की रोने और चीखने की आवाजें रात के सूने वातावरण में गूंज उठती। खैर, जैसे तैसे उन लोगों की वो रात गुजरी। पूरी रात पंडित जी ने शर्मा जी के घर के अंदर हवन किया ताकि उन आत्माओं की शक्ति को क्षीण किया जा सके। अगली सुबह होते ही मोहित ने मजदूर बुलवाकर फ्लैट खाली करवा दिया। रात को मचे उस भूतिया तांडव में उनके घर का लगभग आधे से ज्यादा सामान टूट फूट चुका था। टीवी, मोबाइल, ड्रेसिंग टेबल, मिक्सर ग्राइंडर, सब कुछ भूतों के बीती रात हुए तांडव की बलि चढ़ चुका था। रिया, सोनल और दीप तो ऊपर ही नहीं गए थे। उन्हें तो मोहित ने सीधे अपने फ्रेंड के फ्लैट पर भेज दिया था, जिसे मोहित ने इमरजेंसी में तुरंत रेंट पर लिया था। मोहित और रिया ने फिर कभी मुड़कर वृंदावन सोसाइटी की तरफ नहीं देखा। उनका फ्लैट खाली पड़ा था और वे अब झूठ बोलकर धोखे से अपना फ्लैट बेचकर या उसे रेंट पर देकर किसी को मुसीबत में नहीं डालना चाहते थे, क्योंकि उनके अपने घर का सपना अपना घर होते हुए भी अधूरा रह गया था। इस बात को तकरीबन 3 साल बीत गए। मोहित और रिया ने वृंदावन सोसाइटी की तरफ एक बार भी अपने उस फ्लैट को देखने जाने का रिस्क तक नहीं उठाया। लेकिन फिर एक दिन मोहित के पास उसके एक अंकल का फोन आया। वो अपनी बेटी और दामाद के लिए उसका घर खरीदना चाहते थे, जिसके बारे में उन्हें उसके पेरेंट्स से पता चला था। जब मोहित ने उनकी बात सुनी तो उसने उन्हें फोन पर ही उस फ्लैट की सच्चाई बता दी, क्योंकि वो उन्हें धोखे में नहीं रखना चाहता था। लेकिन मोहित के अंकल इन सब बातों में बिलीव नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने इस चीज की चिंता न करने की बात कहते हुए उसका घर खरीदने की तीव्र इच्छा जताई। लेकिन मोहित का मन नहीं मान रहा था, इसलिए उसने उन्हें वो घर बेचने से साफ मना कर दिया। लेकिन उसके अंकल भी बड़े जिद्दी थे। वे दूसरे दिन अपनी बेटी और दामाद के साथ सीधा उसके घर आ पहुंचे। मोहित ने भी एक बार फिर उन्हें उस फ्लैट की असलियत बताते हुए वो एक एक बात बताई जो उन्होंने वहां सुनी, देखी और भुगती थी। सब कुछ बताया और ये कहते हुए उसने उन्हें वो फ्लैट न बेचने की बात कही। लेकिन अंकल और उनके बेटी दामाद को उसकी बात पर यकीन ही नहीं था। उन्हें लग रहा था कि शायद मोहित और रिया के साथ जो कुछ भी हुआ वो किसी जलन वाले इंसान का काम हो सकता है, किसी भूत प्रेत का नहीं। जरूर उनके किसी दुश्मन या किसी पड़ोसी ने किसी वजह से उस फ्लैट को हॉन्टेड साबित कर दिया है। इसके पीछे किसी न किसी इंसान का ही कोई छुपा हुआ राज है, इसलिए उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वे वृंदावन सोसाइटी जैसी पोश सोसाइटी में हर हालत में उस फ्लैट को खरीदना चाहते हैं। जब लाख समझाने पर भी उन लोगों ने मोहित की बात नहीं सुनी, तब मोहित ने उन्हें वो फ्लैट बेच दिया। इतनी रियायती सोसाइटी में फ्लैट मिलते ही उन अंकल के बेटी और दामाद की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उन्हें लग रहा था जैसे उन्हें उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। लेकिन वो नहीं जानते थे कि जहां वो लोग जा रहे हैं और जिसे अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी समझ रहे हैं, वहीं फ्लैट उनके जीवन का सबसे बड़ा ग्रहण साबित होगा। मोहित से फ्लैट खरीदते ही दूसरे दिन उन लोगों ने वहां शिफ्टिंग शुरू कर दी। शिफ्टिंग करते हुए उन्हें अभी महज घंटा भर ही हुआ होगा कि तभी अचानक उनके फ्लैट की डोरबेल बजी। डोरबेल की आवाज सुनकर उन अंकल के दामाद गौरव ने जाकर दरवाजा खोला, पर सेम थिंग, बाहर कोई भी नहीं था। इस पर गौरव ने दरवाजा बंद किया
और वो फिर से अपने काम में लग गया। तभी कुछ ही मिनट बाद डोरबेल फिर से बजी। इस बार अंकल की बेटी काशवी ने दरवाज़ा खोला और उसके दरवाज़ा खोलते ही तेज़ी से एक बच्चा भागते हुए उनके घर के अंदर दाखिल हुआ और उसके जस्ट पीछे ठीक उतनी ही स्पीड से भागते हुए एक औरत भी उनके घर के अंदर दाखिल हुई। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि काशवी कुछ समझ ही नहीं पाई, और उसके पहले कि वो अपने दिलो दिमाग पर कंट्रोल कर पाती, एक अधेड़ उम्र का लंबा मोटा आदमी भी उतनी ही तेजी से भागते हुए आया और काशवी को घूरते हुए उसके फ्लैट में घुस गया। उन सबको देखकर काशवी बेहद घबरा गई और लगभग चिल्लाते हुए अंदर की तरफ भागी। अरे कौन हो तुम लोग? व्हाट द हेल ऑफ दिस नॉनसेंस? ये क्या तरीका है किसी के घर में घुसने का? उसे अचानक इस तरह चिल्लाते देख उसका हस्बैंड गौरव अपने कमरे से बाहर आया और हॉल में काशवी को इस तरह चिल्लाते देख उससे पूछते हुए बोला, क्या हुआ काशवी भी? तुम इतनी जोर से चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ? तुम दरवाजा खोलने गई थी ना? कौन था बाहर? उसका सवाल सुनते ही उसकी तरफ देखते हुए काशवी बोली, पता नहीं गौरव, पता नहीं कौन है ये लोग जो सीधे हमारे घर में घुस आए हैं। उसकी बात गौरव को बेहद अजीब लगी और वो घर में इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाते हुए काशवी की ओर देखते हुए बोला, लोग? कौन लोग? कहाँ हैं लोग? यहां तो कोई भी नहीं है काशवी। पर काशवी जानती थी कि वो तीनों उसकी नजरों के सामने ही उसके घर में घुसे हैं, इसलिए उसे गौरव की बात पर यकीन नहीं हुआ और उसकी बातों पर तुरंत रिएक्ट करते हुए वो बोली, हैं कैसे नहीं गौरव, अभी अंदर आए हैं वो तीनों। मेरी आंखों के सामने एक छोटा बच्चा, एक औरत और एक बहुत डरावना सा दिखने वाला आदमी, वो तीनों हमारे घर में घुसे हैं, वो भी बिना मुझसे पूछे। उसकी बातों ने गौरव को पूरी तरह से हैरान करके रख दिया था, क्योंकि वास्तव में उनके फ्लैट में तो कोई था ही नहीं। फिर भी काशवी को यकीन दिलाने के लिए उसने पूरे फ्लैट को छान मारा। तीनों बेडरूम, हॉल, किचन, बाथरूम सब कुछ देख लिया, लेकिन वहां कहीं कोई नहीं था। इस बात ने काशवी को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था, क्योंकि उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। सब कुछ चेक कर लेने के बाद गौरव ने काशवी की ओर देखते हुए कहा, घर में कोई नहीं है काशवी, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है या फिर तुमने मोहित भैया और रिया भाभी की बातों को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। यहां कहीं कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि अब तुम्हें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। गौरव की बातों ने काशवी को और ज्यादा परेशान कर दिया था। वो उसकी बात पर यकीन ही नहीं कर रहा था। इसी बात पर अपनी हैरानी जताते हुए उसकी तरफ देखते हुए काशवी ने कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है गौरव कि ये सब मेरी ओवरथिंकिंग का नतीजा है? और फिर मान भी लिया कि मैं ओवरथिंकिंग कर रही हूं। पर क्या वो डोरबेल की आवाज, वो भी मेरी ओवरथिंकिंग का नतीजा था? वो आवाज तो तुम्हें भी सुनाई दी थी ना? गौरव से सवाल करते हुए काशवी ने कहा, और फिर अपनी बात को आगे बढ़ते हुए वो बोली, तुम हटो बीच में से, मैं खुद देख लूंगी। कहते हुए उसने पूरे घर में उन लोगों को ढूंढने की कोशिश की जो उसकी नजरों के सामने उसके घर में एंटर हुए थे। काशवी ने भी पूरा घर जान मारा, लेकिन उसे उन तीनों में से कोई नहीं मिला। इस बात ने काशवी को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गई थी। वहीं दूसरी ओर गौरव को लग रहा था कि वो ओवरथिंकिंग कर रही है रिया और मोहित की बातों में आकर। खैर, बिना सबूत के बात आई गई हो गई। सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी बिना किसी सबूत के काशवी को गलत साबित होना पड़ा। गौरव ने उसकी बात नहीं मानी। दोपहर से रात हो गई और वो दोनों डिनर करके सोने के लिए चले गए, लेकिन उस रात काशवी की आंखों से नींद कोसों दूर चली गई थी। वो अब तक समझ नहीं पा रही थी कि दोपहर में उसने जो कुछ भी देखा वो सब क्या था। क्या वाकई वो उसका वहम था, उसकी ओवरथिंकिंग, या फिर वो जो मोहित और रिया ने उसे बताया था? गौरव आराम से सो गया था, लेकिन काशवी लगातार करवटें बदलते हुए इस बारे में सोच रही थी कि तभी उसके कानों में किसी के फुसफुसाहट करने की आवाज सुनाई दी।
ये आवाज इतनी धीमी थी, मानो ऐसा लग रहा था कि कोई सीधे काशवी के कानों में ही आकर कुछ बोल रहा हो। इस आवाज ने काशवी के शरीर में एक सिहरन सी पैदा कर दी थी। इसी चक्कर में वो अचानक से अपने बिस्तर पर उठ बैठी और हिम्मत करके उसने अपने आसपास नजरें दौड़ाकर उस आवाज को शक्ल के रूप में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहां उसके आसपास कोई भी नहीं था। ये काशवी के लिए दूसरा बहुत बड़ा शौकन था। एक के बाद एक घट रही इन विचित्र घटनाओं ने काशवी के दिलो दिमाग को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। शंका और डर के मारे उसका कंठ सूख रहा था। उसे प्यास लग रही थी, इसलिए पानी लेने के लिए वो अपने बेड से उतरकर किचन की ओर बढ़ी। अभी वो अपने बेडरूम से बाहर ही निकली थी कि उसे किचन में से बर्तनों के इधर उधर होने की आवाज सुनाई देने लगी, जिसे सुनते ही काशवी एकदम से चौंक गई, क्योंकि घर में उसके और गौरव के सिवा तो और कोई था ही नहीं। उसने एक बार फिर कंफर्म करने के लिए अपने बेडरूम में जाकर देखा। गौरव बाहर शांति से सो रहा था। उसे सोते देखा काशवी के होश उड़ गए। उसे लगा शायद उसके घर में कोई चोर घुस आया है। उसने तुरंत झकझोर कर गौरव को उठाया। गौरव, गौरव उठो, गौरव उठो प्लीज। गौरव को झकझोरते हुए काशवी बोल रही थी। उसके झकझोरने और पुकारने से गौरव की नींद खुली और अपनी आंखें खोलते हुए वह काशवी की ओर देखते हुए बोला, क्या हुआ काशवी, आधी रात को कौन सा पहाड़ टूट गया है जो तुम मुझे इस तरह नींद से जाग रही हो? उसकी बात सुनते ही जवाब देते हुए काशवी बोली, कोई पहाड़ नहीं टूटा है गौरव, हमारे घर में कोई चोर घुस गया है। वो शायद किचन में है, वहां से आवाज आ रही है। काशवी की बात सुनकर गौरव के भी होश उड़ गए और वो तुरंत अपने बिस्तर से उठते हुए बोला, व्हाट, ये कैसे हो सकता है? ये सोसाइटी तो अपनी सिक्योरिटी के लिए फेमस है, यहाँ कोई चोर कैसे आ सकता है? इम्पॉसिबल। गौरव की बात सुनकर जवाब देते हुए काशवी बोली, आ नहीं सकता गौरव, आ गया है, कोई है हमारे घर में, हमारे किचन में। काशी की बात सुनते ही गौरव नेहरा नहीं जताते हुए उन्हें नजरों से उसकी तरफ देखा और बड़े ही आश्चर्य भरे शब्दों में अपना शक जाहिर करते हुए बोला, पर कोई चोर किचन में क्यों जाएगा? आखिर किचन में क्या मिलेगा उसे? गौरव की इस बात ने काशवी को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। उसकी बात सुनकर वो भी सोच में पड़ गई थी और फिर इसी बारे में कुछ सोचते हुए अचानक से वो बोल पड़ी, इसका मतलब कहीं ये तो नहीं, गौरव की जो लोग दोपहर में हमारे घर में घुसे थे वो लोग अब भी हमारे घर में मौजूद हैं? काशवी की बात सुनकर गौरव भी सकते में आ गया था और बड़ी ही हैरानी भरी नजरों से काशवी की ओर देखते हुए वो बोला, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है काशवी? तुम और मैं, हम दोनों पूरे फ्लैट को चेक कर चुके हैं, वो भी 2-2 बार। फिर वो लोग अगर हमारे घर में मौजूद होते तो हमारे नजरों से ओझल कैसे रह पाते? गौरव की बात सुनकर बड़े ही गंभीर स्वर में रिएक्ट करते हुए काशवी ने कहा, वो सब मुझे नहीं पता गौरव, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि वह लोग अब भी हमारे घर में मौजूद हैं। गौरव को अभी उसकी बात पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने किचन में जाकर चेक करने की बात कहते हुए काशवी की तरफ देखा। काशवी को भी उसकी बात ठीक लगी और वो दोनों सहमे सहमे से कदम भरते हुए किचन की तरफ आगे बढ़े। किचन से आप भी बर्तनों के उठापटक की आवाज साफ सुनाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किचन में काम कर रहा हो। गौरव और काशवी एक दूसरे का थामे, एक दूसरे को हिम्मत बंधाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और हर बढ़ते कदम के साथ उनकी धड़कनें भी तेज हो रही थी। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, गला सूख रहा था, उनके होंठ भी सूख चुके थे और हाथ पैर थरथरा रहे थे। लेकिन उस वक्त सच जानना भी उन दोनों के लिए उतना ही जरूरी था जितना कि अपने डर से सामना करना। डरते सहमते एक दूसरे को दिलासा देते हुए दोनों आखिरकार के किचन तक पहुंच ही गए। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि किचन में सब कुछ शांत था, बिल्कुल वैसा ही जैसा काशवी ने छोड़ा था, और अब वहां कोई आवाज भी नहीं थी। ये सब कुछ देखकर काशवी और गौरव पूरी तरह से चौंक गए, क्योंकि इस बार बर्तनों के खनकने की आवाज गौरव ने भी सुनी थी, लेकिन अब वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। इस पर काशवी और गौरव दोनों ने चैन की सांस ली और अपने बेडरूम में लौट आए।
बेडरूम में लौटे उन्हें अभी बस चंद मिनट्स ही हुए थे कि किचन से फिर से वही बर्तनों के इधर उधर होने की आवाज उन दोनों के कानों में गूंज उठी, जिसे सुनकर उन दोनों की तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। क्योंकि अभी चंद सेकंड्स पहले ही तो वे लोग किचन में देख कर आए थे, तब वहां कोई भी नहीं था। लेकिन अब फिर से वही आवाज। ये सब अजीबोगरीब घटनाएं एक ही बात की तरफ संकेत कर रही थी, और अब गौरव और काशवी वो दोनों भी चीजें समझ रहे थे। अब उन्हें समझ आ गया था कि मोहित और रिया जो कह रहे थे वो उन लोगों का कोई वहम नहीं, बल्कि एक जीती जागती हकीकत है, जो सामने होने के बावजूद भी आंखों से ओझल हैं। जैसे जैसे उन्हें उस सच का परिचय होता जा रहा था, वैसे वैसे उन दोनों का डर भी बढ़ता जा रहा था। फिर भी वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे, एक दूसरे को हिम्मत बंधाए दुबक कर अपने बेड पर बैठे हुए थे। इस वक्त उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि जाकर अपने कमरे का दरवाजा भी बंद कर सकें। उन्हें अब भी किचन से सारी आवाजें साफ सुनाई दे रही थी, और उस आवाज के साथ किसी औरत की चुड़ियों और पायल की झंझनाहट भी उन दोनों को साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई औरत उनके किचन में कुछ काम कर रही हो। बर्तन रखना, उठाना, सिंक का टेप ऑन ऑफ होना, सब कुछ ठीक वैसा ही जैसा हर औरत करती है। दूसरी तरफ बीच बीच में किसी बच्चे के खेलने की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा किसी बड़ी सी बोल के साथ खेल रहा हो। गौरव और काशवी को फर्श पर बोल के गिरने और इधर उधर टकराने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जिससे उन दोनों की हालत खराब हो रही थी। ऊपर से उनके कमरे का दरवाजा भी खुला था, जिस वजह से उनका डोर 7वें आसमान पर था। और हद तो तब हो गई जब वो बॉल, जिसकी आवाज उन्हें अब तक सिर्फ सुनाई पड़ रही थी, वो बॉल फर्श पर उछलते गिरते हुए उनके कमरे में आ पहुंची, जिसे देखकर गौरव और काशवी को तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। क्योंकि अब तक जिस चीज को वे दोनों नकार रहे थे, अपना वहम समझ रहे थे, वो चीज अब अचानक उन दोनों के सामने आ गई थी। वो बॉल एक जगह पर स्थिरता के साथ लगातार अप डाउन हो रही थी। उसे देखकर उन दोनों की हिम्मत जवाब दे रही थी। उन्हें लग रहा था जैसे अब पक्का उनकी मौत उनके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई है। वो बॉल जिस तरह से अपने आप मूव कर रही थी, उसे देखना और कुछ न कर पाना, ये उन लोगों की विवशता थी। गौरव और काशवी समझ गए थे कि अब उनका आखिरी वक्त आ गया है। आज तक जिस चीज पर उन दोनों ने कभी भरोसा नहीं किया था, आज वो चीज उनके बिल्कुल सामने थी, और न दिखते हुए भी बड़ी ही भयानक दिख रही थी। अब उन्हें वास्तव में समझ आ रहा था कि रिया और मोहित ने आखिर उस घर में क्या भुगता था, और क्यों वो दोनों लाखों का नुकसान झेलने के बाद भी उस फ्लैट को बेचने के लिए राजी नहीं थे। गौरव और काशवी मन ही मन यही सब सोचकर एक दूसरे की तरफ देखते हुए नम आंखों से एक दूसरे से विदा ले रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो अनदेखी ताकत उनकी आंखों के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है और इतना उपद्रव मचा रही है, अंततः वो उन दोनों की जान ले ही लेगी। यही सब बातें उन दोनों के दिलो दिमाग में घूम रही थी कि तभी अचानक वो बॉल एक ही झटके में फर्श पर गिर गई, और ऐसा लगा जैसे कोई तेजी से कमरे से बाहर की तरफ भागा हो। उसके बाद तो मानो उनके फ्लैट में चीख पुकार ही मच गई। औरत और बच्चे की रोने की आवाज, चीखने चिल्लाने की आवाज, और उस सब में एक रौबीली मर्दाना आवाज, उसके साथ ही कुछ अजीब सी आवाजें, जैसे कोई किसी को मार रहा हो, पीट रहा हो। उन दोनों के फ्लैट में उस वक्त हाहाकार मच गया था, लेकिन उन दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस वक्त वे अपने कमरे से बाहर निकलकर कुछ भी देखें, क्योंकि उन्होंने थोड़े टाइम पहले जो कुछ भी देखा था, उसके बाद और कुछ भी भयानक देखना उनके लिए पॉसिबल ही नहीं था। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक ये चीख पुकार यूं ही मची रही, और फिर सहसा सब कुछ शांत हो गया, ऐसे जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद पूरी रात ऐसे ही शांति रही, लेकिन खौफ का आलम यह था कि काशवी और गौरव पूरी रात सो नहीं पाए। सोना तो दूर, वो दोनों तो एक दूसरे को थामे पूरी रात अपने बेड पर ही बैठे रहे। ना तो उनकी ये हिम्मत हुई कि उठकर बाहर देख सके, और ना ही अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर सके। वो दोनों तो बस सुन्न होकर पूरी रात यूं ही बैठे रहे।
हर गुजरते सैकड़ के साथ उन दोनों की धड़कनें बढ़ रही थीं। डर और दहशत के मारे उन दोनों का रोम रोम कंपित हो रहा था। शरीर पूरी तरह से सुन्न पड़ गया था। उन दोनों का पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। हर गुजरता पल उनके डर की इंतहा बनकर गुजर रहा था। अब तो उन दोनों को इंतजार था तो बस सुबह होने का। इससे पहले अब वो दोनों और किसी भयानक हादसे से रूबरू नहीं होना चाहते थे। इसीलिए सुबह होते ही काशवी ने सबसे पहले अपने पापा को, मतलब मोहित के अंकल को कॉल किया और उन्हें सब कुछ बताया। उसकी बात सुनकर उसके पापा भी पूरी तरह से हैरान होकर रह गए थे, क्योंकि मोहित ने तो पहले ही उन लोगों को सब कुछ सच सच बताया था। इनफैक्ट वो तो उस घर को बेचने तक के लिए राजी नहीं था। लेकिन तब तो उन तीनों में से किसी ने उसकी और रिया की बातों पर भरोसा नहीं किया। लेकिन अब जब उनकी अपनी बेटी और दामाद ये सब कह रहे थे तो शक करने की कोई वजह नहीं थी उनके पास। बहरहाल उन लोगों ने भी उसी दिन उस फ्लैट को हमेशा हमेशा के लिए खाली कर दिया। वो फ्लैट आज भी उसी तरह वीरान पड़ा है। हर रात उसमें ऐसा ही कोलाहल मचता है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। उस बिल्डिंग के लोगों को अब इस चीज की आदत हो गई है। उन लोगों ने उस फ्लोर को ऑलमोस्ट सील ही कर दिया है और अब वहां कोई आता जाता भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि गौरव और काशवी के साथ हुए उस इंसिडेंट के बाद उन लोगों ने उस फ्लैट को शुद्ध करवाने की कोशिश नहीं की। आखिर 80 लाख की बात थी। कोई भी इंसान इतने महंगे घर को इस तरह से खंडहर बनते कैसे देख सकता है। काशवी के पिताजी ने भी उस फ्लैट को उन आत्माओं से मुक्त करवाने के लिए बहुत कोशिश की। यहां तक कि उन्होंने अब्रॉड से पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की टीम भी बुलाई ताकि किसी तरह से उस फ्लैट को उन आत्माओं से मुक्ति दिलवाई जा सके। बट उनकी हर कोशिश नाकाम रही। उस फ्लैट नंबर 329 में बसने वाली उन आत्माओं ने उनके फ्लैट के साथ साथ उस पूरे फ्लोर को अपना घर बना लिया था। वो आत्माएं उस फ्लैट नंबर 329 के साथ एक ऐसे टाइम लूप में फंसकर रह गई हैं जहां से न तो वो मुक्त हो पा रही हैं और न ही वो दोनों फ्लैट्स। वे बार बार उसी घटना को दोहराती हैं जो उनकी जिंदगी की सबसे अंतिम घड़ी में घटी थी, और ये चक्र निरंतर चल ही रहा है, जिसका खामियाजा पहले मोहित और रिया और बाद में गौरव और काशवी ने भुगता। लेकिन इसमें भी गनीमत है इस बात की रही कि इतना सब होने के बावजूद भी उन लोगों के साथ कोई जानलेवा हादसा नहीं हुआ। शायद इसलिए कि वक्त रहते समझदारी दिखाते हुए उन लोगों ने उस फ्लैट को एक ही रात में छोड़ दिया, वरना कुछ भी हो सकता था। जब भी किसी ने उस फ्लोर पर बसने की कोशिश की, वो एक रात से ज्यादा वहां टिक नहीं पाया, बस एक ही रात। तो साथियों, यही होता है जब हम किसी को राय देते हैं कि भैया उस फ्लैट में कुछ गलत हो सकता है, या किसी और जगह की बात बताते हैं कि वहां पर मत जाओ, वहां पर काफी पैरानॉर्मल चीज भटक रही है, तो कोई हमारी इन चीजों पर यकीन करता नहीं है, न ही कोई हमारी बात समझने की कोशिश करता है। जब तक कि इंसान इन चीजों को अपनी आंखों से देख और समझ नहीं लेता, तब तक वह इन बातों को ढकोसला ही मानता है। और यहां पर भी ऐसा ही हुआ। जब रिया ने और उसके पति ने उनको अच्छे से समझा दिया था कि आप वहां पर मत जाइए, लेकिन उसके बावजूद भी वह वहां पर जाते हैं। अगर वह ज्यादा समय तक रहते तो अपने किसी न किसी करीबी को भी खो सकते थे। तो मैं तो अक्सर लोगों से कहता हूं कि भैया ऐसी चीज ठीक है, आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन अगर कुछ बुजुर्ग आपको कोई सलाह दे रहा है या कोई दूसरे लोग आपको कहे कि भैया ऐसा काम मत कीजिए, हमारी बात मान लीजिए, तो वह कुछ सोच समझ कर ही कहते हैं। तो हमें अपने मन की भी इतनी नहीं चलानी चाहिए और दूसरों की बातों को भी मान लेना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको स्टोरी काफी अच्छी लगी होगी। चलिए अब अपने कुछ साथियों का धन्यवाद करते हैं। मनोज सैनी उत्तराखंड, चंद्र कुमार वैद्य महाराष्ट्र, कृष्णपाल सिंह गाजियाबाद, बंटी श्रीवास्तव, अभिनय दिव्य ठाणे, गणेश पाठक सूरत, शिव कुमार मौर्य जौनपुर, मुकीम मालिक दिल्ली, श्याम सुंदर शर्मा अजमेर, मिराज अली। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नई स्टोरी के साथ।